इलेक्ट्रिकल हीटिंग सुनते ही हमें लगता है काफ़ी सिंपल सा टॉपिक है, जो कि वास्तव में है ही। बट क्या आप जानते हैं इसके पीछे काफ़ी अच्छा साइंस है। साइंस का एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन है, जिसमें हम रेजिस्टेंस, इंडक्शन और डाइलेक्ट्रिक का प्रिंसिपल का यूज करते हैं कोई भी हीटिंग एलिमेंट को, कोई भी मेटल को हीट ट्रीटमेंट देने के लिए। आज हम एक सिंपल वायर से लेकर के हाई वोल्टेज फर्नेस तक का सफर को समझेंगे, किस तरीके से चीजें होती हैं। ठीक है। और हाँ, अगर आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं तो ये टॉपिक आपके लिए बहुत ही स्कोरिंग और इंपॉर्टेंट हो सकता है। आपके जेई एग्जाम में 3 से 4 क्वेश्चन से कभी कभी देखने को मिलता है, जो कि आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। सो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इसके बाद इलेक्ट्रिक हीटिंग आप कभी नहीं भूलेंगे। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिक हीटिंग को। सबसे पहले हम देखेंगे कि प्रिंसिपल क्या है इलेक्ट्रिक हीटिंग का। ठीक है, क्या क्या इसके एप्लीकेशन है, डोमेस्टिक एज वेल एज इंडस्ट्रियल, क्या इसके एडवांटेजेस होते हैं, क्या है कॉन्सेप्ट मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट, हीट कैसे हम ट्रांसफर करते हैं इलेक्ट्रिक हीटिंग में, क्या हम इसके अंदर एलिमेंट यूज करते हैं। ठीक है, और हम लास्ट में देखेंगे कि डिफरेंट टाइप ऑफ हीटिंग में होता है, जो रेजिस्टेंस, आर्क, इंडक्शन, डाइलेक्ट्रिक। ठीक है, इसको भी समझेंगे। चलिए वन बाय वन हम देखते हैं। सबसे पहले हम प्रिंसिपल देखते हैं। अब देखिए, जब भी कोई कंडक्टर से करंट फ्लो होता है, ठीक है, तो कंडक्टर क्या करता है, रेजिस्टेंस ऑफर करता है। ठीक है, ये रेजिस्टेंस से क्या होता है, जो इसके अंदर में जो इलेक्ट्रॉन है उसका कोलाइडल होता है, कोलिजन होता है। ठीक है, कोलाइडल नहीं, कोलिजन होता है। तो ये जो कोलिजन से क्या होता है, फ्रिक्शन होता है, तो वहां से जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो हीट में कन्वर्ट होता है, और ये जो हीट एनर्जी है इसे हम यूटिलाइज करते हैं। ठीक है, इसलिए हम इसे यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर में देखते हैं। ठीक है, इसमें अगर हम बेसिक सा फॉर्मूला की बात करें, जूल्स इफेक्ट क्या होता है, हीट इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। कोई कंडक्टर है, इससे कितना करंट फ्लो हो रहा है, कितना टाइम तक के, और इसका रेजिस्टेंस क्या है, यहां से हम नॉर्मल हीट निकालते हैं। ठीक है, या फिर हम वी स्क्वायर अपॉन आर का भी यूज करते हैं। ठीक है, ये है एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट इलेक्ट्रिकल हीटिंग का। ठीक है, जिसका प्रिंसिपल को हम यूज करके हीटिंग करते हैं। नेक्स्ट अब देखते हैं, सबसे पहले जो हीटिंग है, हीटिंग, इलेक्ट्रिकल हीटिंग जो यूज होता है, ये काफी ज्यादा कन्वीनियंट होता है। जिससे कि आप अपने घर में रॉड से पानी गर्म करते हैं या गीजर से करते हैं, घर को हीट करते हैं ठंडे के मौसम में, आप कपड़े पे प्रेस करते हैं, या फिर आप इलेक्ट्रिकल मग में जो है पानी को गर्म करते हैं, ओवन में आप जो है कोई भी चीज़ को फ्राई करते हैं। ठीक है, या फिर आपका टोस्टर है, ये हर जगह पे हम इलेक्ट्रिकल हीटिंग के प्रिंसिपल का यूज करते हैं। चाहे वो डोमेस्टिक हो या फिर इंडस्ट्रियल हो, जहाँ पे हम मेल्टिंग करें या कोई भी हीट ट्रीटमेंट देते हैं, ग्लास को मोल्ड करते हैं, इंसुलेटर को भी हम इलेक्ट्रिक हीटिंग की मदद से हीट कर सकते हैं। आगे हम देखेंगे डाइलेक्ट्रिक हीटिंग में। तो ये सारे ना एक एप्लीकेशन है, डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन है, जो कि काफ़ी लाइक की इलेक्ट्रिक हीटिंग को कन्वीनियंट बनाता है। अब क्यों कन्वीनियंट बनाता है, क्योंकि इसके ना काफ़ी सारे एडवांटेजेस है ओवर जो कन्वेंशन जो मेथड है ना उसके अगेंस्ट। आप अज्यूम करो, आपने कोयला को गर्म किया। ठीक है, अगर आपने कोयला को गर्म किया और उस पर आप खाना बना रहे हैं, तो हमारे पास ना इतना कन्वीनियंस नहीं रहता है कि यहाँ से हम टेम्परेचर को कंट्रोल कर सके। ठीक है, जैसे हम इलेक्ट्रिक हीटिंग में कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से काफ़ी ज़्यादा हमारे पास पॉल्यूशन भी आता है। तो ये सारी चीज़ें ना एलिमिनेट हो जाती है इलेक्ट्रिक हीटिंग में। चलिए वन बाय वन हम एडवांटेजेस देखते हैं इलेक्ट्रिक हीटिंग का। सबसे पहला अगर हम एडवांटेज देखें इलेक्ट्रिक हीटिंग का, ये जो है ना क्लीन होता है, यहाँ पे कोई डस्ट या ऐश नहीं रहता है। ठीक है, और कंटेमिनेट भी नहीं होता है मटेरियल। ठीक है, ये सबसे अच्छा यहाँ का एडवांटेज है। ऑब्वियसली क्लीन है तो कोई पॉल्यूशन नहीं है, और ये साथ ही साथ इकोनॉमिकल भी है, इतना ज़्यादा कॉस्ट भी नहीं होता है। ठीक है, अगर आप कंपेयर करेंगे फॉर सेम अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफर के लिए। ठीक है, कोई स्पेस की हमारे पास रिक्वायरमेंट नहीं होती है, जैसे कोल के लिए हमें स्पेस की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, कोई फर्नेस जो है उसका मेंटेनेंस नहीं करना पड़ता है, कोई एडिशनल जो है इक्विपमेंट की जरूरत नहीं पड़ती है, जैसे चिमनी या कोई भी अदर चीज़ों को इंस्टॉल करने के लिए। इजीली हम टेम्परेचर कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि हीट जो है आई और रेजिस्टेंस के फंक्शन होता है। तो करंट को कम ज़्यादा करके या रेजिस्टेंस को कम ज़्यादा करके हम इजीली हीट को कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, विथ एक्यूरेसी। जैसे कि आप देख रहे होंगे, अगर आपके घर में इंडक्शन कुकर होगा तो वहाँ पे आप इजीली हीट को कंट्रोल कर सकते हो। माइक्रोवेव ओवन में आप देख सकते हो हीट को, आपको कितना डिग्री सेंटीग्रेड पे रखना है, कितने टाइम के लिए आपको कुकिंग करना है। ठीक है, स्पेशल हीटिंग रिक्वायरमेंट, ये क्या करता है कि कोई भी चीज़ को ना अनयूनिफॉर्म हीट नहीं करता है, यूनिफॉर्म हीट करता है। ठीक है, कोई अगर आप चाहो कोई भी चीज़ का कोई एक ही पार्ट को हमें हीट करना है, तो आप लोकलाइज हीटिंग कर सकते हो बिना अदर पार्ट को अफेक्ट किए हुए। ठीक है, और कोई इसमें ऑक्सीडेशन का भी इतना ज़्यादा इशू नहीं होता है, जो कि हमारा कन्वेंशनल मेथड में होता है। इसकी एफिशिएंसी अच्छी रहती है। ठीक है, और अच्छा खासा ये वर्किंग कंडीशन करता है, कोई इसमें नॉइज नहीं आता है। ठीक है, रेडिएशन लॉस नहीं होता है। अगर हम गैस चूल्हे पे अगर हम खाना को गर्म कर रहे हैं, तो वहाँ पे आसपास में ना यहाँ पे रेडिएशन का लॉस होता है, बट नहीं, यहाँ पे टू द पॉइंट हम चाहे तो हीट को एक जगह पे फोकस कर सकते हैं विथ डिफरेंट मेथड। ठीक है, ये जो इलेक्ट्रिक हीटिंग है, अगर आप चाहो प्लास्टिक को हीट करने के लिए, तो प्लास्टिक जो है ना पिघल जाती है।
ठीक है। अगर आप चाहो वुड को हीट करने के लिए सिर्फ, तो वुड को हीट करना ना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल वाला काम हो जाता है, वुड जो है जल जाता है। तो इलेक्ट्रिक हीटिंग में एक टाइप होता है डाइलेक्ट्रिक हीटिंग, जिससे कि हम इंसुलेटर को भी यूनिफॉर्म हीट कर सकते हैं, ठीक है। ये सेफ्टी भी है, इसमें जो है ना काफ़ी अच्छा काफ़ी ज़्यादा ये सेफ रहता है कंपेयर टू अगर हम कोल गैस सिलेंडर से करें, तो यहाँ पे जो है ना सेफली चीज़ों को हम ऑपरेट कर सकते हैं, और ऑब्वियसली इसमें मेंटेनेंस भी कम होते हैं। तो ये सारे एडवांटेजेस के चलते हम जो है इलेक्ट्रिक हीटिंग को डे बाय डे यूज में इंक्रीज कर रहे हैं, ठीक है। तो ये है एक बेसिक सा जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप देख लीजिए क्या क्या मेथड है इलेक्ट्रिक हीटिंग के, ठीक है, क्या क्या एडवांटेजेस है इलेक्ट्रिक हीटिंग के। चलिए हम नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब देखिए एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है जो हमें समझना है, मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट, जो कि अभी आने वाले स्लाइड में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा हमें समझने के लिए। मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट ना तीन होता है, 7th क्लास। एक होता है कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। अब इस ग्राफिक में देख सकते हैं कंडक्शन क्या होता है। अगर हमने यहाँ पे कोई भी चीज़ को गर्म किया है तो ये वाला पार्ट ऑटोमेटिक गर्म हो जा रहा है। अगर आपके पास रॉड का एक सिरा है, अगर एक सिरे को आप गर्म करते हो तो इस साइड भी रॉड में गर्म हो जाता है, ठीक है। उसके बाद कन्वेक्शन की मैं बात करूँ तो हम अगर कभी पानी को बॉयल करते हैं तो पानी पे जो टेम्परेचर रहता है वो नीचे वाली साइड पे लगता है। तो क्या होता है, जो कन्वेक्शन के थ्रू वाटर मॉलिक्यूल्स जो है वो वेपराइज होकर के ऊपर से नीचे मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट होता है, जिससे कि पूरा जो वाटर है एक बर्तन के अंदर में वो पूरा यूनिफॉर्म हीट हो जाता है। और एक होता है रेडिएशन। रेडिएशन सिंपल सी चीज़ है, अगर यहाँ पे आग जल रही है, अगर उसके साइड में आप खड़े हो तो आपको वहां से रेडिएशन के थ्रू गर्मी मिलती है। इसको एक बेटर तरीके से देख लीजिए, कंडक्शन रॉड के एक साइड को अगर हम गर्म कर रहे हैं तो दूसरा साइड भी ऑटोमेटिक कुछ देर में गर्म हो जाता है। कन्वेक्शन जैसा हमने यहाँ पे देखा। रेडिएशन सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है सन। सन से जो एनर्जी आती है हीट के फॉर्म में, वो रेडिएशन के थ्रू अर्थ पे पहुंचती है। अगर आप इसका एक टेबुलर फॉर्म देख ले, कंडक्शन में कंडक्शन होता है मॉलिक्यूल्स टू मॉलिक्यूल्स को ट्रांसफर करता है, कन्वेक्शन जो है फ्लूइड को होता है, और रेडिएशन जो है विदाउट एनी मीडियम के भी हीट थ्रू स्पेस में जा सकता है। इसके एग्जाम्पल देख ले तो रॉड का हीटिंग हो गया कंडक्शन, इमर्स वाटर हीटर जो हमारा रहता है, या फिर रूम हीटर तो हमारा नहीं होता कन्वेक्शन, ठीक है, वहाँ पे रेडिएशन भी रहता है। इमर्स वाटर हीटर हमारा कन्वेक्शन का एग्जाम्पल है। सनलाइट या इलेक्ट्रिक फर्नेस में जो हम यूज करते हैं रेडिएशन के थ्रू, वहाँ पे हम रेडिएशन का एग्जाम्पल में लेते हैं, ठीक है। आई होप ये बेसिक सा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, हमें डिटेल में जाने की नीड नहीं है, स्टीफन्स लॉ वगैरह, तो ये चीज़ें आपके लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होने वाला है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि इलेक्ट्रिक हीटिंग जो है इसको किस तरीके से हम क्लासीफाई करते हैं। इलेक्ट्रिक हीटिंग को अगर हम क्लासीफाई करें तो एक हमारा पावर फ्रीक्वेंसी हीटिंग होता है, एक होता है हाई फ्रीक्वेंसी हीटिंग। किलो हर्ट्स या मेगा हर्ट्स में हम इसे यूज करते हैं। पावर फ्रीक्वेंसी को हम नॉर्मली जो हमारी सप्लाई फ्रीक्वेंसी है 50 हर्ट्स, इसे हम पावर फ्रीक्वेंसी कहते हैं। पावर फ्रीक्वेंसी हीटिंग की अगर हम बात करें तो ये हो जाता है हमारे पास रेजिस्टेंस हीटिंग, आर्क हीटिंग और इलेक्ट्रॉन बम्बार्डमेंट हीटिंग होती है, ठीक है। रेजिस्टेंस हीटिंग करूँ तो यहाँ पे आई स्क्वायर आर के थ्रू हमारी हीट होती है। हम चाहे तो डायरेक्ट वे में इसको हीट कर सकते हैं या फिर इनडायरेक्ट वे में। देखेंगे कैसे हमारा डायरेक्ट फर्नेस काम करता है, इनडायरेक्ट फर्नेस काम करता है, और इंफ्रारेड रेडिएशन के थ्रू कैसे काम करता है, ठीक है। आर्क हीटिंग में भी सेम रहता है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, ठीक है। आर्क बेसिकली क्या होता है कि अगर दो इलेक्ट्रोड के बीच में काफ़ी ज़्यादा अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर लेते हैं, काफ़ी ज़्यादा अगर यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो जाता है, ये वाला पार्ट आयोनाइज हो जाता है और यहाँ से हमारा करंट फ्लो होने लगता है। करंट फ्लो होने के चलते वहाँ पे हीट जो है अपीयर होता है, वो हीट को यूटिलाइज करके हम डायरेक्ट या इनडायरेक्ट आर्क फर्नेस में यूज करते हैं। और एक होता है इलेक्ट्रॉन बम्बार्डमेंट हीटिंग, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम हाई फ्रिक्वेंसी हीटिंग की बात करें, इसमें एक होता है डाइलेक्ट्रिक हीटिंग, जिसे कि हम कैपेसिटिव हीटिंग भी कहते हैं। कैपेसिटिव हीटिंग कैसे काम करता है? कैपेसिटर क्या होता है, दो प्लेट रहता है, ठीक है, इसके बीच में इंसुलेटर रहता है, ठीक है। तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट में जो इंसुलेटर होता है, ये इंसुलेटर को किस तरीके से हम डाइलेक्ट्रिक लॉस के यूटिलाइजेशन से हीट प्रोड्यूस करते हैं, उसे हम डाइलेक्ट्रिक हीटिंग कहते हैं। और इंडक्शन हीटिंग इज नथिंग बट ट्रांसफार्मर के एक साइड में अगर हमने सप्लाई दिया तो दूसरे साइड में भी सप्लाई हमारा चल जाता है। उस प्रिंसिपल का यूटिलाइजेशन करके हम इंडक्शन हीटिंग प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। अगर हम इसके कुछ एग्जांपल देखें तो इंडक्शन हीटिंग का यूज होता है मेल्टिंग, हार्डनिंग, ब्रेजिंग में, ठीक है। डाइलेक्ट्रिक हीटिंग जो हमारा यूज होता है प्लास्टिक, वुड, बेकरी आइटम को हमें बेक करने में होता है। इंफ्रारेड की बात करें तो कपड़े को सुखाने में, कुकिंग में, या फिर कोई भी पर्टिकुलर चार्ज के सरफेस को हीट करने में यूज होता है। सिमिलरली अगर हम पावर फ्रीक्वेंसी में बात करें रेजिस्टेंस और आर्क हीटिंग की, तो रेजिस्टेंस हीटिंग में इलेक्ट्रिक फर्नेस, इमर्सन वाटर जो रहता है, इमर्स वाटर हीटर जो रॉड वाला रहता है वो, या फिर हॉट प्लेट में यूज होता है। और आर्क हीटिंग जो है आर्क फर्नेस में यूज होता है, और वेल्डिंग में भी यूज होता है। एक चीज बता देता हूँ, वेल्डिंग जो है वो हीटिंग से थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। हीटिंग में हम क्या करते हैं, हीट के प्रिंसिपल को यूज करते हैं। वेल्डिंग में हम हीट के प्रिंसिपल को तो यूज करते हैं मेल्ट के लिए, साथ ही साथ हम यहाँ पे प्रेशर भी यूज करते हैं, ठीक है। तो वेल्डिंग जो है हीट और प्रेशर का कॉम्बिनेशन है, हीटिंग जो है वहाँ पे सिर्फ हीटिंग वाला कॉम्बिनेशन आता है।
आई होप यहाँ तक की चीज़ें क्लियर है। तो नेक्स्ट ना हम थोड़ा सा चीज़ देख लेते हैं, ये मेल्टनिंग, हार्डनिंग, ब्रेजिंग, सोल्डरिंग, ये सारी चीज़ें क्या होती है। मेल्टिंग क्या होता है कि अगर हम कोई भी मेटल है उसको इतना ज़्यादा हीट कर दे कि वो सॉलिड से लिक्विड स्टेट में आ जाए, तो उसे हम कहते हैं मेल्टिंग। ठीक है। हार्डनिंग क्या होता है कि कोई भी मेटल को हमने गर्म किया और फिर उसको हम क्या करते हैं, रैपिड कूल करते हैं, तो इससे क्या होता है, हार्ड और स्ट्रांग हो जाता है। ब्रेजिंग क्या होता है, ब्रेजिंग जो है एक फिलर मेटल की तरह काम करता है। ठीक है। जो कोई भी, जब हम दो मेटल को, आप जैसे इमेज में देख सकते हैं, दो मेटल को हम ज्वाइन कर रहे हैं एक फिलर एलिमेंट के थ्रू, तो इस प्रोसेस को ब्रेजिंग कहते हैं। और सोल्डरिंग जो होते हैं, जो सॉफ्ट फिलर मटेरियल सोल्डरिंग वायर जो रहता है उसके थ्रू इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को हम यहाँ पे कनेक्शन स्ट्रॉन्ग करते हैं, वहाँ पे वायर को कनेक्ट करते हैं, उसको बोलते हैं सोल्डरिंग। जो कि आपको एक बेसिक सा आइडिया होना चाहिए जब हम करेंगे कि यार एडी करंट का एप्लीकेशन क्या है, ठीक है, डायरेक्ट रेजिस्टेंस का एप्लीकेशन क्या है, वहाँ पे ये सारी चीज़ें आपको अगर पता होगी तो इजीली आप चीज़ें को विजुअलाइज कर पाओगे। अब जो यहाँ पे हीटिंग हो रही है, अलग अलग इलेक्ट्रिक हीटिंग हो रही है, यहाँ पे हमारे पास जो हीट करेंगे, हीटिंग के लिए कुछ ना कुछ हमारे पास एलिमेंट की जरूरत होगी जहाँ से हमारी करंट फ्लो होगी। ठीक है। और उसका कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा जहाँ से आई स्क्वायर आर लॉस होगा, खास करके वो हीटिंग जहाँ पे आई स्क्वायर आर का प्रिंसिपल यूज होता है। तो कोई ना कोई हम ऐसा एलिमेंट यूज करेंगे। ठीक है। वो एलिमेंट की क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए वो चलिए हम अभी देखते हैं। ठीक है। एक गुड हीटिंग एलिमेंट आप ये भी देख सकते हो, आपने जब खाना बनाने वाला जो ओल्ड टाइप का हीटर होता है उसमें आपने देखा होगा कि एक स्प्रिंग टाइप का वायर रहता है। ठीक है। जो कि सिल्वर टाइप का कलर में दिखता है और जब वो जलता है तो वो रेड हो जाता है। तो ये है हमारा हीटिंग एलिमेंट। इसकी क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए उसको वन बाय वन समझते हैं। इसको समझने से पहले बेसिक सा चीज, आई हिट जो होगा हमारा प्रोपोर्शनल टू होगा आई स्क्वायर आर। ठीक है। और रेजिस्टेंस जो होता है वो क्या होता है, रेजिस्टिविटी लेंथ अपॉन क्रॉस सेक्शनल एरिया। ठीक है। ये दोनों चीज़ों पे तो डिपेंड करेगी। अगर हमें कोई भी एलिमेंट को हिट करना है तो उसकी जितनी ज़्यादा रेजिस्टेंस रहेगी, मतलब जितनी ज़्यादा उसकी रेजिस्टिविटी रहेगी, वो उतना अच्छा हीट को प्रोड्यूस करेगा। तो ऑब्वियस सी बात है उसकी हाई स्पेसिफिक रेजिस्टेंस रहनी चाहिए। ठीक है। सो दैट कि अगर उसकी लेंथ अगर कम भी है, अगर लेंथ हमारी कम भी है, रेजिस्टिविटी को हमने इतना ज़्यादा इंक्रीज कर दिया कि शॉर्ट लेंथ में भी वो अच्छा खासा हीट को रेडिएट करे। ठीक है। अब जो हीटिंग एलिमेंट है, अब ये देखो इलेक्ट्रिक हीटर है। ठीक है। ये हीटर से जब हम खाना बनाते हैं तो खाना बनाने के लिए मान के चलिए 100 डिग्री सेंटीग्रेड की जरूरत होती है। ऐसा ना हो कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड जैसे ही हिट हुआ कि ये जो मेटल है ये खुद ही मेल्ट हो जाए, तो नहीं। तो ये चीज़ को ओवरकम करने के लिए हमारे पास क्या चाहिए, एक अच्छा खासा मेल्टिंग टेम्परेचर होनी चाहिए। ठीक है। जैसे सिलिकॉन कार्बाइड है, 1400 टू 1500 डिग्री सेंटीग्रेड पे वर्क करता है। ठीक है। अगर उसकी टेम्परेचर कम रहती तो वो आयरन को मेल्ट ही नहीं कर सकता। ठीक है। अब थर्ड है लो टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। अब देखिए, जैसे जैसे एलिमेंट में रेजिस्टेंस इंक्रीज होता है, टेम्परेचर इंक्रीज होता है, वैसे वैसे उसका रेजिस्टेंस इंक्रीज होता है। ठीक है। ये होता है हमारा पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट। अब क्या होता है, हीटिंग एलिमेंट का काम क्या है, टेम्परेचर को इंक्रीज करना, तो उसका रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होगा। तो ऐसा ना हो कि अगर मैं टेम्परेचर और रेजिस्टेंस का ग्राफ बनाऊं तो ये ऐसा ना हो कि प्रोपोर्शनली वो इंक्रीज होते जाए, हो इंक्रीज बट उतने ज़्यादा कैपेसिटी से ना हो। जिस तरीके से अगर मैं यहाँ पे टेम्परेचर ले लेता हूँ, यहाँ पे रेजिस्टेंस ले लेता हूँ, तो टेम्परेचर और रेजिस्टेंस का जो हमारा ग्राफ होना चाहिए, अगर हमारे पास इस टेम्परेचर पे रेजिस्टेंस इतना है तो ये जो है काफ़ी ज़्यादा कांस्टेंट रहे, ज़्यादा ये वैरी ना करे, ये ज़्यादा वैरी ना करे। अगर ये ज़्यादा वैरी करने लगेगा तो हमारा क्या होगा, ओवरऑल रेजिस्टेंस बढ़ते जाएगा, टेम्परेचर बढ़ते जाएगा, रेजिस्टेंस बढ़ते जाएगा, फिर रेजिस्टेंस बढ़ेगा, फिर टेम्परेचर बढ़ेगा। ये साइकिल चलते जाएगा। एक लिमिट के बाद टेम्परेचर जो है थ्रेशोल्ड लिमिट को टच कर जाएगा और हीटिंग एलिमेंट खुद ही यहाँ पे मेल्ट हो जाएगा। तो रेजिस्टेंस जो है ज़्यादा चेंज नहीं होनी चाहिए टेम्परेचर के साथ, वेरी लो टेम्परेचर कोएफिशिएंट रहनी चाहिए इसकी, सो दैट कि हीटिंग को हम स्टेबल कर सकें। नेक्स्ट है कि इसकी जो ऑक्सीडाइजिंग टेम्परेचर है वो अच्छा रहना चाहिए। ठीक है। वो रजिस्ट करे ऑक्सीडेशन को हाई टेम्परेचर पे। ठीक है। और जो टेम्परेचर कोएफिशिएंट रहना चाहिए वो लो तो रहना ही चाहिए और साथ ही साथ पॉजिटिव रहना चाहिए। ऐसा ना हो कि हीट टेम्परेचर इंक्रीज हो रही है और रेजिस्टेंस जो डिक्रीज हो रही है, उससे क्या होगा, हमारा जो हीट है ओवरऑल डिक्रीज हो जाएगा। तो पॉजिटिव रहना चाहिए और वेरी लो रहना चाहिए। ठीक है। डक्टाइल रहना चाहिए। ऐसा ना हो कि हमारे पास कोई हीटिंग एलिमेंट है, हीटिंग एलिमेंट को अगर मैंने ऐसे करके मोड़ दिया तो वो टूट जाए। ठीक है। और उसकी मैकेनिकल स्ट्रेंथ भी काफ़ी अच्छी होनी चाहिए। तो ये है बेसिक सा एक प्रॉपर्टी जो कि हीटिंग एलिमेंट के पास होनी चाहिए। यहाँ से पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ हीटिंग एलिमेंट। ठीक है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं। अब जो हम हीटिंग एलिमेंट जो यूज करते हैं वो बेसिकली हमारा नाइक्रोम होता है, सिलिकॉन कार्बाइड होता है, यूरेका होता है। चलिए समझते हैं इसका क्या क्या इसकी प्रॉपर्टी है, कितना इसका टेम्परेचर सस्टेन कर सकता है। ठीक है। एग्जाम में यहाँ से पूछा जा सकता है कि मेल्टिंग पॉइंट क्या है, उसका कंपोजिशन क्या होते हैं। जो मेनली जो हम यूज़ करते हैं वो नाइक्रोम यूज़ करते हैं। ठीक है। कांथाल यूज़ करते हैं, कॉन्स्टेंट या यूरेका या मैग्नीन वायर या फिर सिलिकॉन कार्बाइड यूज़ करते हैं। अगर आप
इसका कंपोजिशन देखो नाइक्रोम का, तो इसमें निकेल और क्रोमियम रहता है, निकेल 60%, क्रोमियम, और फिर वहाँ पे आयरन से बैलेंस किया जाता है, ठीक है। सिमिलरली क्रोमियम एल्यूमिनियम रहता है यहाँ पे कांथाल में। कांस्टेंट वायर में अगर हम देखें तो कॉपर और निकेल का रहता है, कभी कभी 60 और 40 का भी रेशियो हो सकता है, तो ज़्यादा वैरी नहीं करता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, सबका टेम्परेचर कोएफिशिएंट है, कितना मैक्सिमम टेम्परेचर तक के ये वर्क कर सकता है, ठीक है। उसके बाद इसकी मेल्टिंग पॉइंट क्या है, इसकी स्ट्रेंथ कैसी है, और इसका एप्लीकेशन कहाँ कहाँ पे होता है, ये जो है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। आप चाहो तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अगर आप इसका इमेज देखना चाहें तो कुछ इस तरीके से रहता है, नाइक्रोम ऐसा दिखता है, ठीक है, कांथाल ऐसा दिखता है, यूरेका, मैग्नीन वायर और सिलिकॉन कार्बाइड जो है इस तरीके से दिखता है। तो आई होप ये जो बेसिक सा चीज़ था हीटिंग के बारे में आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे रेजिस्टेंस हीटिंग क्या होता है, ठीक है, इसके कितने टाइप होते हैं, ये कैसे वर्क करता है, डिफरेंट टाइप ऑफ रेजिस्टेंस हीटिंग का जो फर्नेस होता है उसका कंपैरिजन देखेंगे, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, ठीक है, मिलते हैं अभी हम नेक्स्ट लेक्चर में।